नमस्कार, कमोडिटी 360 में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीषा गुप्ता और आज अपने साथ चर्चा में हम यहां पर जोड़ेंगे प्रियांक उपाध्याय और मनोज कुमार जैन को। बाजार में अच्छी खासी उठापटक यहां पर जारी है और पिछले हफ्ते के जो भी इकोनॉमिक डेटा रहे उसको यहां पर बाजार रिएक्ट करता हुआ नजर आया है। और आज सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पर वॉच करने के लिए होगी यूएस फेड के जेरोमी पावेल की स्पीच। वहां से पता चलेगा कि नॉन फार्म पेरोल डेटा और आगे के इंटरेस्ट रेट्स को लेकर अब उनका यहां पर क्या व्यू है। लेकिन प्रियांक, आपसे पहले जानना चाहेंगे आपकी टॉप ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज और जिस तरह से डॉलर इंडेक्स में एक रिबाउंड हमने यहां पर आता हुआ देखा है, कैसे देखते हैं आप कमोडिटीज और आपकी दो टॉप ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज क्या हैं? गुड इवनिंग मनीषा जी। जिस तरह से आपने करेक्टली पॉइंट आउट किया कि डॉलर इंडेक्स में एक रिबाउंड है, अभी भी ये कहना मुश्किल है कि ये एक बॉटम बन चुका है डॉलर इंडेक्स में और ये ट्रेंड रिवर्सल है। बट नेवरदलेस ये जो रिबाउंड है, मुझे लगता है कि 104 हाफ एक क्रूशियल रेजिस्टेंस जोन से रहेंगे। तो यहाँ से मुझे लगता है कि डॉलर इंडेक्स में गिरावट आ सकती है और उसी का एक फायदा कमोडिटी को हो सकता है, जो ऑलरेडी एक हमने देखा है कि कमोडिटीज में एक सेल ऑफ फ्रॉम हायर लेवल्स दिख चुका है। तो हमारी आज की जो दो पिक है वो क्रूड ऑयल में है। फर्स्ट पिक क्रूड में 6200 के आसपास बाई किया जा सकता है। 6050 एक स्टॉप लॉस रहेगा एंड 6450 ये एक शॉर्ट टर्म टारगेट्स रहेंगे। और दूसरी पिक हमारी कॉपर में रहेगी। बेस मेटल्स में हमने एक अच्छा करेक्शन आता हुआ देखा है, तो यहाँ पे डिप्स पे खरीदारी की सलाह रहेगी 767 के आसपास। 752 स्टॉप लॉस रहेगा एंड 792 शॉर्ट टर्म टारगेट्स रहेंगे। ऑलराइट, तो वो क्रूड एंड कॉपर में यहाँ पर टॉप ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज हैं। लेकिन एनर्जी की ही पैक की अगर बात करें प्रियांक, तो हमने गैस में भी पिछले हफ्ते की करीब 20% की गिरावट के बाद हल्की सी खरीदारी यहाँ पर लौटते हुए देखी है। क्लियरली आईईए की तरफ से भी यही कहा गया है कि इस साल के सेकेंड हाफ में बाजार टाइट रह सकते हैं, मांग निकल के आएगी, चाइना एक बहुत स्ट्रॉन्ग फैक्टर यहाँ पर रहेगा। तो अगर गैस के करंट प्राइसेस हम यहाँ पर देखें, यहाँ पर क्या व्यू है? नेचुरल गैस प्राइसेस हमने देखा कि सस्टेन्ड डाउन ट्रेंड में है। 600 से ऑलमोस्ट 200 के आसपास के रेट्स है। और अभी काफी, अगर मैं देखूं फ्रॉम द टेक्निकल पर्सपेक्टिव और जिस तरह से आपने फंडामेंटल्स भी बताया कि डिमांड उभर के आ सकती है, तो कहीं ना कहीं जो लोअर लेवल्स है वहां पे एक्सट्रीम कंडीशंस दिख रहे हैं, मतलब एक्सट्रीम ओवरसोल्ड कंडीशंस है नेचुरल गैस के बाजार में करंट लेवल्स पे। तो हमें कभी एक प्राइस रिवर्सल का एक राह देखना चाहिए। अभी 205 के आसपास है, जो रिसेंट लोज है वो अराउंड 200 के आसपास के थे। तो मे भी एक रिकवरी बाउंस अगर 220 230 इसके ऊपर सस्टेन करना शुरू करे नेचुरल गैस के प्राइसेस, तब हमें लगता है कि एक डीपर पुल बैक अगेन 300 310 तक बिल्टअप हो सकता है। बट हमें एक रिवर्सल का राह देखना चाहिए। नेवरदलेस प्राइसेस आर वेरी ओवरसोल्ड, तो एक रैली इज ऑन द कार्ड्स। ओके, आज यहाँ पर 2% की तेजी के साथ कारोबार है, लेकिन जैसे प्रियांक ने कहा कि कुछ सस्टेनेबल अगर हम कंसोलिडेशन यहाँ पर आता हुआ देखें, उसके बाद शायद खरीदारी यहाँ पर वापस लौट सकती है। ये तो बात हुई नॉन एग्रो की। ऑफकोर्स सोने चांदी की बात यहाँ पर आगे जाके करेंगे, लेकिन उससे पहले मनोज जी के भी यहाँ पर एग्री स्पेस के टॉपिक्स ले लेते हैं। मनोज जी, आप कैसे देखते हैं सेक्टर और आपके टॉप ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज? नमस्कार मनीषा जी, बिल्कुल यहाँ पे जिस तरह से डॉलर इंडेक्स में वॉलेटिलिटी देखने को मिल रही है, उसका असर सारी एग्री कमोडिटीज पे भी पड़ता हुआ दिख रहा है और काफी ज्यादा फ्लक्चुएशन इंटरनेशनल मार्केट के साथ साथ डोमेस्टिक मार्केट में भी। तो यहाँ पे एक बाइंग और एक सेलिंग की स्ट्रेटेजी रहेगी। पहली पिक रहेगी वार्षिक फेब्रुवरी वायदा में। यहाँ 5880 के स्तर पर जो है बाइंग की सलाह रहेगी। 5800 के स्टॉप लॉस है। लक्ष्य यहाँ पे 6020 का रखना है। मसाला कॉम्प्लेक्स में मिक्स ट्रेंड है। यहाँ पे धनिया और हल्दी में लगातार दबाव देखने को मिल रहा है। जीरा में हल्का सुधार है, लेकिन ओवरऑल ट्रेंड जो है थोड़ा सा नेगेटिव ही दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे धनिया वायदा में अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट में सेल की सलाह रहेगी। 7550 के स्तर पर 7680 का स्टॉप लॉस लगाए। अगले 1 से 2 दिन के लिए लक्ष्य जो है वो 7350 का रख के चले। और ओवरऑल अगर गुआर पैक की ही अगर यहाँ पर बात करें मनोज जी, तो यहाँ पर आगे के ट्रेंड्स क्या बनते हुए नजर आ रहे हैं? क्योंकि फसल ज्यादातर अब बाजार में आ चुकी है, लेकिन आगे जाके डिमांड एक इम्पोर्टेंट व्यू पॉइंट रहेगा देखने के लिए। तो अगर फंडामेंटल्स देखें तो वो कैसे उभरते हुए नजर आए हैं? जहां तक फंडामेंटल का सवाल है, ये बार में जो है क्रॉप है वो गत वर्ष की तुलना में कम थी। दूसरा, अभी तक के जो एक्सपोर्ट्स के नंबर्स है वो उम्मीद के मुताबिक ही आ रहे हैं और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो मंडी में अराइवल्स है वो लगातार जो है गिरते जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ट्रेंड जो है फंडामेंटल्स जो है वो
पॉजिटिव तरफ के जो है दिखाई दे रहे हैं। लेकिन हम देख रहे हैं कि पिछले काफी समय से कमोडिटी एक दायरे में ट्रेड कर रही है। हम 5,650 से 6,400 का एक बड़ा दायरा ग्वार सीड में बनते हुए देख रहे हैं। वहीं अगर ग्वारगम की बात करें तो यहाँ भी जो दायरा है वो 11,500 से 13,500 के बीच में बना हुआ है। तो जब तक ये दायरे से बाहर नहीं निकलता है, हमारा मानना है कि एक रेंज में ट्रेड बना रह सकता है। लेकिन लोअर लेवल्स पर हम देख रहे हैं कि कीमतों में बार बार सपोर्ट जो है वो आते हुए नजर आ रहे हैं। तो लोअर लेवल्स पे जब भी सपोर्ट लेवल के आसपास, चाहे वो ग्वार सीड हो या ग्वारगम आवे, तो वहां पे फिर एक बार बाइंग की रणनीति बना के चल सकते हैं। लेकिन फंडामेंटल ये कमोडिटी के मजबूत है। जैसे ही यहाँ पे डिमांड में सुधार होगा तो फिर यहाँ पे एक रैली जो है वो देखने को मिल सकती है। वर्तमान लेवल पे यहाँ पे शॉर्ट सेल जो है, चाहे वो ग्वार सीड हो या ग्वारगम हो, अवॉइड करके चलना चाहिए। ऑलराइट, तो वो स्ट्रैटेजीज यहाँ पर एग्री स्पेस में भी निकल के आई हैं, लेकिन अब ध्यान यहाँ पर मेटल्स की तरफ लेके जाएंगे। और प्रियांक ने ऑफ कोर्स यहाँ पर कॉपर के बारे में तो बात की ही, लेकिन प्रियांक, जिस तरह की मुनाफा वसूली हमने एल्यूमिनियम में, जिंक में पिछले कुछ सत्रों में आते हुए देखी है, उसे आप कैसे रीड करते हैं? क्योंकि इन्वेंट्रीज में बढ़त है, चीन की तरफ से मांग बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, इनिशियल रैली के बाद भी मुनाफा वसूली है, एंड ऑफ कोर्स सबसे बड़ा जो रीजन रहा है वो डॉलर इंडेक्स में रिबाउंड का है। ओवरऑल मेटल सेक्टर पे अब आपकी कहाँ नजर है? ओवरऑल मुझे लगता है कि जो मेटल्स में हमने रैली आते हुए देखी थी, वो एक फंडामेंटल कारण था कि चाइना से डिमांड निकल के आएगी, और वो हमने आते हुए भी देखी। बट एक रैली आई है और अभी हम एक करेक्टिव मूव देख रहे हैं। इसका मोटा मोटी एक कारण है कि जिस तरह से डॉलर इंडेक्स में हमने रिबाउंड देखा है, बट कहीं ना कहीं अभी भी क्लियर पिक्चर नहीं है कि डॉलर इंडेक्स ने एक बॉटम बना चुका है और यहाँ से 114, 115 जो मेजर हायर लेवल से वहां तक एक रैली आ सकती है। जिंक की अगर मैं पर्टिकुलरली बात करूं तो जिंक में हमने जो रैली देखी थी इन लास्ट मंथ, जनवरी से स्टार्ट होते हुए एलएमई में जो रैली देखी, वो 3,500 के आसपास से अभी हम 3,100 के लेवल्स के आसपास है। तो ऑलमोस्ट ये एक टेक्निकल फिबोनाची लेवल की अगर मैं बात करूं तो 61.8 रिट्रेसमेंट के आसपास है। तो यहाँ पे एक अपवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन भी है, जहाँ पे अभी सपोर्ट्स पे ही खड़ा है एलएमई का मार्केट्स। तो यहाँ पे 3,100 और 3,050 ये जोन्स क्रूशियल जोन्स है एलएमई जिंक के लिए। और वहीं एमसीएक्स की मैं बात करूं तो करंट लेवल्स जो है 275, 272, ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन्स है। यहाँ से मुझे लगता है कि एक फिर से पुल बैक रैली टुवर्ड्स 285 तक आ सकती है। तो जिंक और कॉपर मेजर सपोर्ट लेवल्स के आसपास है। तो यहाँ पे से मुझे लगता है कि एक रिबाउंड दिख सकता है। वहीं एल्यूमिनियम की अगर मैं बात करूं तो एल्यूमिनियम ने कह सकते हैं कि कॉपर और जिंक के मुकाबले कम गिरावट दिखी है फ्रॉम द हायर लेवल्स। अगर हम एल्यूमिनियम की लेवल्स की बात करें तो 228 के आसपास से अभी हम 220, 221 के आसपास ट्रेड्स हो रहे हैं। तो एल्यूमिनियम में भी नियर टर्म जो सपोर्ट्स मैं देख रहा हूँ वो अराउंड 218 से 216 जोन्स है। तो वो वहां पे टेस्ट करके मुझे लगता है वहां से फिर से एक रिबाउंड हम एल्यूमिनियम के प्राइसेस में आता हुआ देख सकते हैं टुवर्ड्स 225 टू 26 टू स्टार्ट विद। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि आज जिस तरह का जेरोम पावेल का स्पीच रहेगा, वहां से कोई ना कोई अगर इंडिकेशन निकल के आता है कि रुख अगर साफ होता है इंटरेस्ट रेट को लेके, तो हम एक मूव आता हुआ दिख सकते हैं। और डॉलर इंडेक्स स्पेसिफिकली अगर हम देखें तो 104, 105 ये एक स्टिफ रेजिस्टेंस जोन रहने चाहिए। तो मुझे लगता है कि यहाँ से जो रिबाउंड हमने देखा था डॉलर इंडेक्स में, वो हायर लेवल से फिजल आउट होता हुआ दिखेगा और उसी का एक सपोर्ट कमोडिटी मार्केट्स को, बेस मेटल्स एंड बुलियन पैक को मिल सकता है। ऑलराइट, यानी कि मेटल्स में वहां से सपोर्ट आ सकता है। और जैसे कहा गया कि जेरोमी पावेल की स्पीच आज यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट होगी देखने के लिए। मनोज जी, आपकी टॉपिक यहाँ पर मेटल्स में क्या होगी? क्योंकि मैं आज यहाँ पर बैंगलोर में इंडिया एनर्जी वीक में हूँ, एंड इवन एज यहाँ पर एनर्जी की बातें की जा रही हैं, एनर्जी ट्रांजिशन की बातें की जा रही हैं, एक थोड़ी सी कंसर्न इस चीज को लेकर है कि जो भी एनर्जी मेटल्स हैं वहां पर 2021 में, 2022 में स्पेशली हमने एक बढ़त आते हुए देखी। कुछ बहुत कंसर्न्स इस चीज को भी लेकर हैं, और जैसे प्रियांक ने कहा कि ऑलमोस्ट सभी मेटल्स में आगे जाके भावों में बढ़त देखने को मिल सकती है। आपकी स्ट्रैटेजी क्या रहेगी? क्योंकि एनर्जी ट्रांजिशन वाले भी अब यहाँ पर मेटल को देख रहे हैं। बिल्कुल मनीषा जी, और मैं भी यहाँ पे प्रियांक की बात से सहमत हूँ, क्योंकि हम देख रहे हैं कि सारे ही बेस मेटल्स, चाहे कॉपर हो या जिंक हो, हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो बेस सपोर्ट है वहां से फिर बार बार जो है रिवर्सल जो है आते हुए दिख रहा है।
जहां तक कॉपर का सवाल है, मेरा मानना है कि $8,800 LME पर एक मजबूत सपोर्ट है। और अगर भारतीय बाजारों की बात करें तो 765 767 का जो रेंज है वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। तो वहां से फिर एक बार जो है अपटिक इसमें देखने को मिल सकता है 782 से 785 तक, तो सपोर्ट के आसपास यहाँ लॉन्ग कर सकते हैं। वहीं जिंक में हमने काफी प्रॉफिट बुकिंग देखी है ऊपरी स्तरों से, लेकिन अब यह कमोडिटी भी जो है वो अपने सपोर्ट लेवल के आसपास आती हुई दिख रही है। तो 272 से 274 का जो दायरा है वो एक अच्छा सपोर्ट जोन है जिंक के लिए, तो वहां भी लॉन्ग कर सकते हैं 265 के स्टॉप लॉस से। ऊपर में 280 से 85 तक के जो लक्ष्य वो लेकर के चल सकते हैं। ओवरऑल बेस मेटल पैक में यहाँ पे जिंक और कॉपर जो है वो लोअर लेवल्स पर बाइंग के लिहाज से बेहतर लगते हैं। ऑलराइट, यानी कि बाइंग यहाँ पर मेटल्स में फिर से लौटती हुई नजर आ सकती है। तो अगर आप नई स्ट्रैटेजीज यहाँ पर मेटल्स में बनाना चाहते हैं तो खरीदारी की साइड रहें। बात अब यहाँ पर प्रेशियस मेटल की कर लेते हैं, क्योंकि सोने चांदी में एक बहुत बड़ी मुनाफा वसूली अपने हाई से हमने आते हुए देखी है, लेकिन करंट लेवल्स पे अब प्रियांक क्या करने की राय है? जो हमने मुनाफा वसूली देखी तो उसका एक मुख्य कारण वही था कि नॉन फार्म पेरोल डेटा काफी सरप्राइजिंगली बहुत ही अच्छे आए, और उसी की वजह से मार्केट को एक देखे तो बुलियन कॉम्प्लेक्स ऑलरेडी थोड़ा बहुत ओवर स्ट्रेच लग रहा था फ्रॉम द टेक्निकल पर्सपेक्टिव। तो मार्केट को एक रीजन चाहिए था टू सेल ऑफ, और वो रीजन नॉन फार्म पेरोल की वजह से आया। अभी मुझे लगता है कि इंटरनेशनल मार्केट्स अराउंड 1850 और 1840 ये इंटरनेशनल लेवल्स में देख रहा हूँ कि जो एक सपोर्ट का काम कर सकते हैं, और एक रिलीफ रैली रिबाउंड जो हम कहते हैं कि अराउंड 1900 से लेके 1910 तक एक रिबाउंड इंटरनेशनल स्पॉट गोल्ड के प्राइसेस में आ सकता है। और वही मैं ट्रांसलेट करूं घरेलू मार्केट्स में तो अराउंड 57,000 के आसपास गोल्ड के प्राइसेस अभी ट्रेड्स हो रहे हैं। तो इमीडिएट बेसिस पे जो हमने 3 फरवरी का लोस देखे थे अराउंड 56,500 के आसपास, वो एक सपोर्ट है। और उसके बाद 56,200, तो ये जो जोन है 56,500 से लेके 56,200 वो एक नियर टर्म सपोर्ट है। वो जब तक इंटैक्ट रहता है तब तक एक एक्सपेक्टेड है कि एक बाउंस बैक रैली मे बी अराउंड टुवर्ड्स 57,500 57,600 तक प्ले आउट हो सकती है। वहीं सिल्वर की अगर मैं बात करूं तो सिल्वर में एक स्टीप फॉल हम कंपैरेटिवली टू गोल्ड देखा है। ऑलमोस्ट 2460 से 2220 स्पॉट में आ चुका है सिल्वर के प्राइसेस। और सिल्वर में मुझे लगता है कि अराउंड 2190 से लेके 2160 ये एक डाउनसाइड सपोर्ट रेंज है, वो होल्ड होते हुए मुझे दिखता है। और वहां से एक रिबाउंड में हम $1 का रिबाउंड फ्रॉम करंट लेवल्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं टुवर्ड्स 2320। एंड MCX की अगर मैं बात करूं तो लेवल्स रहेंगे अराउंड 66,800 तो लेके 66,000, ये एक सपोर्ट बैंड रहेगा सिल्वर को ऑन MCX। और वहां से एक रिबाउंड हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगेन टुवर्ड्स 68,500 टू 69,000। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि जिस तरह से डॉलर इंडेक्स जी, यानी कि जो कंसोलिडेशन लेवल्स हैं वो इसके आसपास हैं, और डॉलर इंडेक्स में हल्की सी गिरावट की एक्सपेक्टेशन है, जिसका फायदा सोना चांदी उठा सकता है। लेकिन आपको बता दें कि रुपए में भी अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है, तो इंडियन मार्केट्स में उसका कुछ फायदा हमने प्राइसेस के हिसाब से देखा, कुछ कुशनिंग इम्पैक्ट यहाँ पे डेफिनेटली था। लेकिन बहुत शुक्रिया प्रियांक, मनोज जी, साथ जुड़ने के लिए। इसी के साथ एक ब्रेक लेने का समय भी है। जब लौटेंगे तो इंडिया एनर्जी वीक में से हम यहाँ पर आपके लिए एक चर्चा लेकर आएंगे। IEL की CMD वर्तिका शुक्ला से करेंगे बात। वर्तिका जी नमस्कार, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। एंड काफ़ी कुछ हम यहाँ पर एनर्जी ट्रांजिशन के बारे में सुन रहे हैं। इंडिया एनर्जी वीक में PM ने यहाँ पर बात करी वेस्ट टू वेल्थ की, गोवर्धन की बात भी यहाँ पर की गई है। एज EIL आपका क्या योगदान है, क्या कुछ प्लान्स हैं? ज़रूर, पहले तो मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमें यहाँ इनवाइट किया। एंड इंडिया एनर्जी वीक एक ऐसा इवेंट है जहाँ पूरे देश विदेश से जितने भी तकनीकी एक्सपर्टीज़ है वो सब एकजुट होकर एक सोल्यूशन की तलाश में है कि इंडिया की एनर्जी कैसे बढ़ाएं, साफ एकदम क्लीन एनर्जी
और एक अफोर्डेबल एनर्जी। तो उस कॉन्टेक्स्ट में जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने अपनी इनॉग्रल भाषण में हम सबको बताया कि गोवर्धन एक प्रोग्राम है जिसके तहत इंडिया की जो बायो फ्यूल की उपलब्धि है वो हर एक कोने में हर एक नागरिक पा सकता है। और उसमें हम आपसे शेयर करना चाहेंगे कि इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की टीम अभी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के साथ पीएमओ के एजीज के अंडर उनके छत्र छाया में हम वेस्ट टू वेल्थ के प्लांट्स को लगाने की कोशिश कर रहे हैं। ये 25 मिलियन प्लस सिटीज़ हैं जहां मिलियन प्लस पॉपुलेशन है, और उनमें जो भी ऑर्गेनिक वेस्ट है, ड्राई वेस्ट है, उसको कैसे हम बिजली की उपलब्धि उससे कराएं या बायोगैस की उपलब्धि कराएं, सो दैट उनके खाने का जो कुकिंग फ्यूल है, उनके कमरों की रोशनी है, वो हम ला सकें। तो इसमें हम पूरा सहयोग कर रहे हैं मिनिस्ट्री के साथ कि हम ये सब देश में ला सकें। इसके अलावा हमारा एक सबसे बड़ा बायोफ्यूल का प्रोजेक्ट है उत्तर पूर्व में नुमालीगढ़ में, जो कि देश का सबसे पहला बायो रिफाइनरी है, और उसमें हम बायो एथेनॉल की प्रोडक्शन को अगले साल तक कमीशन करेंगे। तो ये 2G एथेनॉल जो एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम है E20 कल ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने लॉन्च किया, उसमें हम बहुत बड़े सहयोगी बने। एब्सोल्युटली। वर्तिका जी, अगर अगले 5 साल की बात की जाए तो ये कहा जा रहा है कि ये बहुत क्रिटिकल और क्रूशियल होने वाले हैं जब हम एनर्जी ट्रांजिशन की बात यहाँ पर करते हैं, चाहे वो एनर्जी सिक्योरिटी है, एनर्जी एफिशिएंसी है या फिर अवेलेबिलिटी है। आप कैसे देखती हैं अगले 5 साल एनर्जी ट्रांजिशन के लिहाज से इंडिया के लिए? अगले 5 साल बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और एक गेम चेंजर के रूप में है, बिकॉज हमें अपने देश को 1.4 बिलियन पीपल हम आज हैं और हम एस्पिरेशनल है, हमें चाहिए कि हमें सबको एनर्जी मिलनी चाहिए। इस दिशा में जो सबकी भागीदारी की ज़रूरत है, और सिर्फ रिफाइनरी ही नहीं बट और सारी एनर्जी सोर्सेज की जगह भी है कि हम सारे एनर्जी सोर्सेज को अगर टेबल पे लाएं, कंज्यूमर के पास लाएं और उनको प्राइस राइट हो, तब वो कंज्यूमर उसको ले सकता है। तो इस दिशा में जो एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है एनर्जी का, उस स्पेस में इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की टीम निरंतर अग्रसर हैं कि हम अपनी कैपेबिलिटी बिल्ड करें, अपनी क्षमता बिल्ड करें और अपने क्लाइंट्स के लिए उन प्रोजेक्ट्स को लगाने में सहायक हो, कम लागत में उनका कम निवेश हो और उसका रिटर्न जो है जल्दी से जल्दी आए। राइट, वर्तिका जी, थैंक यू सो मच हमारे लिए समय निकालने के लिए। थैंक यू, धन्यवाद।